अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं बेटा जी? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, मेरी दिली दुआ आप सभी के लिए। अच्छा जी, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा जी प्रोडक्ट लॉ, ऐसे ही है। प्रोडक्ट लॉ हम लोगों ने उसमें दो केसेस पढ़े थे कि जब बेस सेम और पावर डिफरेंट हो तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। और सेकंड केस क्या था, चले मैं फिर लिख देता हूँ। हमारे पास जब हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉ की बात की थी तो उसमें हमने दो केसेस को डिस्कस किया था। वो दो केसेस कौन कौन से थे? पहला केस ये था कि अगर हमारे पास a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n आ जाए तो a की होल पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। यानी कि बेस डिफरेंट है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स ऐड होगी। सेकंड केस की हमने बात की थी कि a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई b की पावर n। तो अब देखा जाए यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हमने क्या किया था, a b की होल पावर n ले लिया गया था। एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ आ गई सभी को? अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जी थोड़ा सा क्वेश्चन लॉ की तरफ भी। अब क्वेश्चन लॉ क्या होता है? आसान सा है बिल्कुल। अगर आपको प्रोडक्ट लॉ समझ आ गया तो समझ लें इंशाल्लाह क्वेश्चन लॉ भी समझ आ जाएगा। इनके दरमियान कौन सा साइन था? मल्टीप्लाई, जब हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट लॉ की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन लॉ, यानी कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो मेरा बेटा ये बताएं कि अब देखा जाए ये तो डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे ही है। आपकी आसानी के लिए a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये मैंने ओवर की फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि डिवीजन का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड हो रहा हो। तो क्या मैंने कल के लेक्चर में एक बात नहीं बताई थी कि जब हम किसी की प्लेस चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता हूं तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। मुख्तसर सी बात, अगर डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। पिछले में हमने ऐड किया था और इसमें हमने क्या करना है, माइनस करना है या डिफरेंस ले लेना है। क्लियर होगी बात? ये था आपका केस 1। इंशाल्लाह इसको अप्लाई करेंगे आपको बड़ा आसान लगेगा। केस 2 आ जाता है, मैं कहता हूं जी a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। तो मुझे बताएं, अब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं a ओवर b लिख लेते हैं और साथ पावर्स भी लिख लेते हैं। तो अब दोनों की पावर सेम है तो मैं क्यों ना इसको कंबाइन फॉर्म में या a की पावर लिख लेता हूँ ब्रैकेट में। समझ आ गई बात की? तो ये ब्रैकेट शो कर रही है जो होल पावर a की भी है और b की भी है, तो डेफिनेटली इसमें भी आंसर क्या आता है, बिल्कुल सेम आता है। तो ये कुछ एक दो लॉज हैं जिनको हमने यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये मैं रेज कर दूं, मैं साथ साथ मेंशन करता रहूंगा मैं कौन सा लॉ यूज कर रहा हूँ। प्रोडक्ट लॉ 2 केसेस हमने डिस्कस किए और क्वेश्चन लॉ में भी हमने क्या किया, 2 केसेस डिस्कस किया। ठीक है जी, तो अब आता है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को हम इंडाइसिस भी बोल सकते हैं ना, चलें करके देख लेते हैं बेटा जी। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5। ए पार्ट है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 5। तो मुझे ये बताएं दोनों की बेस क्या है, सेम है। दोनों की जब बेस सेम है तो हमने पावर्स को क्या करना है, ऐड। पावर्स को हमने क्या करना है, ऐड। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 5, तो प्लस तो करना आता है ना आप सभी को, तो क्या आएगा 2 की पावर 9। क्या आ जाएगा 2 की पावर 9। मुझे ये बताएं इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है, बोलें ज़रा। समझ लें, आपको तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ गया। बी पार्ट है जी 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 9। 7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 9। तो देखा जाए फिर बेस सेम है, हमने लॉ एक्सपोनेंट लॉ यूज करना है, प्रोडक्ट लॉ यूज करना है, तो पावर्स को क्या कर दिया जाएगा, ऐड। तो क्या हो जाएगा 7 की पावर क्या आ जाएगा 12। आसान से ही काम है ना, बोले। बी पार्ट है, आगे आप देखें सी पार्ट क्या आता है जी। सी पार्ट में है ए की पावर पी क्यू आर, चले जी ए की पावर पी
मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर क्यू एंड ए की पावर आर। बेशक 3 वैल्यूज हैं, बात हो रही है प्रोडक्ट लॉ की। आपने ये ज़हन में नहीं रखना कि 2 ही होंगे तो हम अप्लाई कर सकते हैं। चलें आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी ए की पावर पी मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर क्यू एंड ए की पावर आर। समझ लें आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन है, तो क्या होगा, ए की पावर पी प्लस क्यू हो जाएगा, जबकि ए की पावर आर एज इट इज है। अब 2 बेसिस हो गई हैं तो फिर पावर्स को ऐड कर दें, ए की पावर पी प्लस क्यू प्लस आर। समझ आ गई ना बात की, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट को यूज करते हुए ए की पावर पी प्लस क्यू प्लस आर। हमने सिर्फ ये देखना है कि इनके दरमियान साइन कौन सा है। तो मल्टीप्लिकेशन का था ना तीनों के दरमियान साइन, तो मैंने क्या किया, तीनों की पावर्स को ऐड कर दिया। इसी तरह अब आपका सी पार्ट डी पार्ट आता है नेक्स्ट। थ्री बाय फोर डी पार्ट, 3/4 की पावर -5, 3/4 की पावर 2 एंड 3/4 की पावर 7। हाँ जी ठीक है लिखा जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अब मेरे बेटे इसको हमने सॉल्व करना है। अब मुझे ये बताएं तीनों के दरमियान कौन सा साइन है मल्टीप्लिकेशन का, तो 3/4 होल पावर -5 + 2 + 7। सबसे पहला काम क्या करना है, जिनके सेम साइन होना आप उनको ऐड कर लें, जैसे कि +2 और +7 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो अब भी देखा जाइए माइनस है कि प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो हम लेके आपने 9 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ जब वो खर्च कर लिए हैं, तो रिमेनिंग आपके पास क्या आएंगे, 4 रुपीज़। एनी प्रॉब्लम बेटा जी, क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, इसका जो आता है जी ई पार्ट, चलें उसको भी ज़रा देखिएगा, आसान सही है बिल्कुल। ई पार्ट में क्या बोला उसने, 5 की पावर 2 एंड 6 की पावर 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 2। अब हमारे पास ये सेकंड केस आ गया, इसलिए मैं सभी पार्ट्स को सॉल्व कर रहा हूँ। मेरा बेटा सेकंड केस क्या आता है, मुझे ये बताएं सेकंड केस में अब देखा जाए बेस डिफरेंट हो गया और पावर सेम हो गया। इससे पहले मैंने जो ई डी तक पार्ट सॉल्व किए हैं, तो देखा जाए बेस सेम है पावर डिफरेंट, बेस सेम है पावर डिफरेंट, बेस सेम है पावर्स डिफरेंट, बेस सेम है पावर्स डिफरेंट। अब देखा जाए तो बेस डिफरेंट हो गया और पावर सेम हो गई है, नो प्रॉब्लम। अब आपने सेकंड लॉ यूज़ करना है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 करके इसकी होल पावर क्या ले लेनी है, 2। तो 5 6 का क्या होते हैं 30, तो 30 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आसान सा ही काम है बेटा जी। नेक्स्ट आपका आता है जनाब एफ पार्ट, -x की पावर m -y की पावर m और -z की पावर m। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे बताएं बेस से डिफरेंट है तीनों की तीनों, जबकि जो पावर्स हैं वो 100% सेम है, यानी कि -x मल्टीप्लाइड बाय -y मल्टीप्लाइड बाय -z होल पावर m सेम आएगा, क्योंकि सबकी पावर m है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि -x y z की होल पावर क्या हो जाएगी, m। इज इट क्लियर, ये बात समझ आ गई आपको, एनी प्रॉब्लम। अच्छा जी, जी पार्ट आता आपके पास f के बाद, चलें ये रेस कर देता हूँ। जी पार्ट क्या बेटा जी, p/q a/b L/m, p/q square a/b square एंड L/m square। ये आपका था जी पार्ट। एफ के बाद जी आता है ना, चलो देखें ABC भी याद हो गई है। अब मुझे ये बताएं बेटा जी क्या करना है, हमने देखा एक बात नोट की कि अब फिर देखा जाए बेसिस डिफरेंट है जबकि पावर्स क्या हैं, सेम है, यानी कि p/q
मल्टीप्लाइड बाय ए ओवर बी मल्टीप्लाइड बाय एल ओवर एम, जबकि होल स्क्वायर मैंने क्या किया, सभी की एक ही पावर ले ली, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पी ए एल ओवर क्यू बी एम, तो इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 2। तो एक बात और समझ आ गई, ऐसे अल्फ़ाबेट्स अगर इनके दरमियान हम मल्टीप्लिकेशन का साइन ना भी लगाएं तो कन्फर्म है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये बात भी आप लोगों ने जहन में रखनी है, ये बात भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड में बैठा के रखनी है। ये बात क्लियर हो गई सभी को? ये बात क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? अच्छा जी, ये तो हमारी होगी एक्सरसाइज 4A कंप्लीट। हम एक्सरसाइज 4B की तरफ आते हैं, लेकिन 4B से पहले मैं कहता हूँ क्यों ना हम थर्ड चैप्टर के जो MCQs भी डिस्कस कर लें। तो MCQs डिस्कस करने के बाद फिर, ताकि क्योंकि हमने वो कहा था, तो अगर टाइम बचता है तो इंशाल्लाह फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 4B की तरफ। अच्छा बेटा, इसमें जो है ना ये मेरे पास हैं, मैं आपके जो है ना नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है ना वो पता चल जाएगा, तो उसमें जो जो एडिशनल लेट्स सपोज MCQs आ भी गए तो वो साथ साथ क्लियर हो जाते हैं। यूनिट नंबर 3 डेसिमल्स, उसकी मैं रिव्यू एक्सरसाइज MCQs आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ बेटा जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो ज़रा सभी का फोकस सब जो ना बुक पे होना चाहिए, जो बोर्ड पे लिखने वाला होगा वो मैं साथ साथ लिख दूंगा, ठीक है। वो कहते हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज 4 पॉसिबल आंसर्स, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है 0.8 कैन बी कन्वर्टेड टू अ डेसिमल रैशनल नंबर, कन्वर्टेड टू ऑलरेडी वो डेसिमल है 0.8, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल में। तो 0.8 चले जी, ये रेज कर देता हूँ बोर्ड, ताकि जो है ना हम आसानी से सभी MCQs को डिस्कस कर सकें। 3 हम डिस्कस कर रहे हैं जी। उसने फर्स्ट बताया जी 0.8। मुझे एक बात बताएं कि ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, तो क्या होगा 8/10, तो 2 4 द 8 2 5 द 10, यानी कि 4/5। क्या मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है? नहीं हो रही, तो इसकी कौन सी ऑप्शन बनती है, सी ऑप्शन 4/5। नेक्स्ट सेकेंड MCQ है 3.561 एंड सोन इज अ डैश डेसिमल। तो मेरा बेटा मुझे ये बताएं कि 61 के आगे डॉट चलते जा रहे हैं, तो डॉट चलते जाने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं। इनफाइनाइट डिजिट्स हम काउंट नहीं कर सकते, तो फिर ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर होगी बात? तो इसकी बी ऑप्शन है। 9.568 इज अ डैश डेसिमल। अब देखा जाए 568 के आगे डॉट डॉट्स नहीं है, इसका मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हैं, तो हमने काउंट कर ली, 3 डिजिट्स हैं, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया। एनी प्रॉब्लम बेटा जी? नेक्स्ट आपका आता है जी फोर्थ MCQs, अ डेसिमल हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी भी थी, इसको डिस्कस किया था? ऐसे ही है ना, आप सभी को यकीनन याद होगा। अच्छा जी, फिर हम आते हैं जनाब फिफ्थ MCQs की तरफ। अच्छा, ए फोर्थ का आंसर है टर्मिनेटिंग। फिफ्थ MCQs, अ डेसिमल हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नोन एज। तो अब बताएं कि जब पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट ना कर सकें, तो उसको हमने किसका नेम दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग, बी ऑप्शन। सिक्स्थ आपका है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी नंबर मीन्स। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है वेरी क्लोज टू करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर के बिल्कुल जो करीब तर आंसर होगा। तो इसमें देखा जाए, पहले मैं BCD ऑप्शन पढ़ता हूँ। बी ऑप्शन क्या है, सो फार फ्रॉम द एग्जैक्ट वैल्यू। सो फार मैंने बोला अप्रोक्सीमेट मीन जो करीब, तो ये तो सो फार की बात करें, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं है। 5 स्टेप्स अवे फ्रॉम द नंबर, 5 स्टेप्स कोई कंडीशन नहीं है कि हम कहें जी वो नियरेस्ट, हालांकि 1 स्टेप भी तो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन दैट इज नॉट द कंडीशन, तो सी ऑप्शन भी नहीं बनती। अब देखें लिखा हुआ है D 1 स्टेप अवे फ्रॉम द नंबर, अब बात आ रही है उसने 5 स्टेप भी तो पहले कहा है ना, तो ये कंडीशन नहीं है। ए मैं ऑप्शन रीड करने लगा हूँ, लिखा हुआ है वेरी नियरेस्ट टू द एग्जैक्ट वैल्यू, तो वेरी नियरेस्ट उसमें कोई कंडीशन नहीं बताई। अब हमने फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन दे दी गई हैं, तो हम वो डिसाइड कर लेंगे जो सबसे करीब तर होगी। इज इट क्लियर? तो ए ऑप्शन है जी 6th MCQs का। नेक्स्ट आता है 7 MCQs। रिकरिंग डेसिमल्स आर डैश नंबर्स।
रैशनल, इरेशनल, नेचुरल और होल। तो डेफिनेटली रैशनल ए ऑप्शन है, क्योंकि रैशनल की कैटेगरीज कौन कौन सी थी? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी कैटेगरी थी? रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन रिकरिंग तो इरेशनल की तरफ चले गए, तो इसने तो रिकरिंग की बात की है ना, तो फिर ये कौन से नंबर हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। 8th MCQs, the value of 3.142678 nearest to 2 decimal place। ले जी 3.142678, 3.142678 ऐसे ही है ना, 3.142678 नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस। नियरेस्ट कौन सा जी? 2 डेसिमल 4। देखे ना 3 पॉइंट, ये हमारे पास आता है नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस। अब मुझे बताएं 4 से अगला डिजिट कौन सा है? 2, जो कि 5 से लेस है। तो इसका मतलब 3.14 एज इट इज आएगा, 3.14। तो अब मुझे बताएं कि ये एमसीक्यू नंबर था आपका 8, तो इसकी कौन सी ऑप्शन बनती है? बी ऑप्शन। 8th MCQ की कौन सी ऑप्शन बनी है? बी। क्लियर होगी बात बेटा? The value of 5.6892 to the nearest whole number, 5.6892, 5.6892, ठीक है जी। 9th आपका MCQs है। अब उसने वर्ड यूज किया होल नंबर, में ब्रैकेट में लिख देता हूँ नियरेस्ट होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर। अब मेरा बेटा जरा एक बात ज़हन में रखिएगा, होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अल्लाह के बंदो मुझे ये बताओ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, क्या इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू आ रही है? नहीं ना आ रही, सारे के सारे जो है वो 0, 1, 2, 3 हैं। अच्छा, ये नहीं कि इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है। अब मुझे ये बताएं, हमने इसका नियरेस्ट होल नंबर बताना है। अब ये मैंने इसको सर्कल कर लिया। अब याद रखना पॉइंट से पहले वैल्यू हमेशा होल नंबर होती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जरूरी नहीं कि होल नंबर हो, बेसिकली ये पॉजिटिव है ना, तो इस वजह से मैंने इसको होल नंबर का है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं इससे अगला डिजिट कौन सा आ रहा है? 6, तो 5 में 1 ऐड करें क्या आ जाएगा? 6। लो जी, आसान सा काम हो गया। तो बताएं जरा कौन सी ऑप्शन बनी बेटा आपकी? सी ऑप्शन। 10th MCQs है, डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस विच डिनोमिनेटर्स इन द पावर ऑफ 10। ये तो हमने पहले ही कहा था कि फॉर एग्जांपल 0.8 है, इस तरफ आ जाए जी 0.8। मैं क्या करता हूँ, पॉइंट खत्म करता हूँ, डिनोमिनेटर में क्या लिखा था? 10, क्योंकि यहाँ पे कटिंग की थी, इस वजह से मैंने सेपरेट दोबारा सॉल्व कर दी। यहाँ पे 10 की पावर क्या आ रही है? 1। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में अगर डेसिमल नंबर है उसको हम रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, या इन शॉर्ट इनके डिनोमिनेटर में हमेशा कौन सा नंबर आता है? अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा 10 की पावर में ही आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन है जी 11th MCQs की। 11 है, डेसिमल्स कैन बी एक्सप्रेस एज डैश नंबर्स। तो देखें ना, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब जो P/Q फॉर्म में आ गया, जो कि हमने बताया था इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर होगी बात? और एक बात जो बेसिकली सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई भी नंबर ओवर की फॉर्म में नज़र आ जाता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नज़र आता है, 100% श्योर है वो रैशनल नंबर ही होगा, वो इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि इरेशनल को हम ओवर की फॉर्म में शो नहीं कर सकते हम। एनी प्रॉब्लम? 1/5 इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन, बी ऑप्शन है 0.2। ये समझ लो आपको एक छोटा सा होमवर्क है, या आपने खुद करना है। शॉर्ट 1 को 5 पे आप डिवाइड कर लें तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.2। 13th MCQs, डेसिमल फ्रैक्शन in which a set of digits repeat itself again and again after decimal point are called recurring, बी ऑप्शन है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी अब आपके पास MCQs आ गए कुछ इस तरह का 0.42, 42, 42 एंड सो ऑन। तो मुझे बताएं ग्रुप ऑफ 2 डिजिट्स रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? रिकरिंग। 0.3333 एंड सो ऑन, तो क्या बताएं एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रिकरिंग। फॉर एग्जांपल 0.173, 173, 173 एंड सो ऑन, तो
तो देखा जाए ये 3 ग्रुप डिजिट्स का ग्रुप है, तो ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, रिकरिंग आ जाएगा। स्टेटमेंट क्लियर हो गया आप सभी को। 14th MCQs 3/10 gives a decimal fraction which is terminating, non terminating, recurring, non recurring। तो ए ऑप्शन है टर्मिनेटिंग। मुझे कैसे पता चला, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 10। चलें आपकी आसानी के लिए उसको भी सॉल्व कर देता हूँ। 10 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कोई नहीं होंगे। तो मैंने बोला था ना, जिनके डिनोमिनेटर वाले नंबर के या डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया गया हो उसके फैक्टर 2, 5 आ जाएं या दोनों आ जाएं, तो वो डेफिनेटली कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। कौन सा होता है, टर्मिनेट। ये था आपका 14th MCQs। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है आपका जी 15 MCQs। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस 0.099 राउंड्स ऑफ। चलिए जी 2 डेसिमल प्लेस तक बताना हमने। बेटा जी समझ आ रहा है ना। अच्छा जी 2 डेसिमल प्लेस का बताना है 0.099, तो 2 डेसिमल प्लेस पे ये आता है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट नंबर आता है वो क्या आता है, 9, ऐसे ही है ना। चले 0.0 तो मैं, अच्छा पहली बात ये है कि अब हमने क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर देना। तो मुझे बताइए 9 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10, ऐसे ही है ना। तो अब देखो इसमें अगर इसका 10 आ रहा है तो फिर 1 इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, तो 0.10 आ जाता है। बोले ये बात समझ आई ना सभी को। अच्छा जी, तो इसकी सी ऑप्शन है। आगे वो कहता है जी 14/75 रिप्रेजेंट डैश डेसिमल। ये था 15 MCQs। अब हम आते हैं 16th MCQs की तरफ। 14/75 कहता है बताइए कौन सा है। तो डेफिनेटली हमने ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इम्प्रॉपर तो नहीं है ये। तो अब देखिएगा ज़रा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 75, तो ज़रा 75 के प्राइम फैक्टर्स तो बनाइएगा ज़रा। 3 2 द 6 एंड 3 5 द 15, और उसके बाद फिर 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। तो एक ऐसा प्राइम नंबर आ गया है जो कि 2 और 5 के अलावा है, जो कि 3 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी ऑप्शन बनती है बेटा जी, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है जी 17/500 इज अ डेसिमल फॉर्म इज डैश डेसिमल इन डेसिमल। अच्छा अब नीचे 500 है ना, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टास्क मैंने आपको दिया, आपने खुद बताना है। 457 इज क्लोजर टू। चलें ज़रा बुक पे देखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 457, अब मुझे बताएं 457 है इज क्लोजर टू 440 भी है, 450 है बी ऑप्शन, सी 460 है और डी 470 है। तो अल्लाह के बंदे मुझे ये बताओ 457 किसके नियरेस्ट बनेगा, डेफिनेटली सी 460 के। क्लियर होगी बात। 19 है जी MCQs करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस 7.8996 7.8996। फिर रिपीट कर रहे थे, देख लेते हैं। ये जी 7.8996, और इसको हमने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है जी 19th MCQs। तो मुझे बताएं 3 डेसिमल प्लेस ये बनती है, यानी कि 7.8। अब मुझे बताएं 9 से आगे क्या लिखा हुआ है 6। इसका मतलब 9 में 1 ऐड करें क्या आएगा 10, फिर इसमें 1 ऐड कर दें ये भी 10 हो जाएगा, और फिर 8 में 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 9। क्लियर होगी बात। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.900, जो कि आपका MCQs नंबर बनता है जी 19th, और ऑप्शन बनती है सी। आगे आता है जी 20th MCQs। 20 MCQs है आपका। If in a fraction division is exact or complete, it is always produces। देखिए ना, फ्रैक्शन डिवीजन इज एग्जैक्ट है, ये कंप्लीट हो जाती है, तो फिर इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये तो हमने पहले भी कहा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाए या डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या आते हैं, टर्मिनेटिंग। 21 MCQs
2/3 इज़ अ डेसिमल फॉर्म इन, बेटा जी 2 को आपने 3 के पे डिवाइड करना है तो 0.666 एंड सो ऑन आएगा। तो ये डी ऑप्शन है क्योंकि ये भी आपका काम है, आसान सा काम है। 22 MCQs है रिकरिंग डेसिमल इज, तो रिकरिंग में मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स या ग्रुप ऑफ डिजिट्स से रिपीट होते हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा, रिकरिंग। तो देखें 0.181818 एंड सो ऑन, तो इसका मतलब सी ऑप्शन बनती है। 23rd MCQ है जी, अ रैशनल नंबर रिप्रेजेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ डिनोमिनेटर हैज, खुद ही आंसर बताइएगा क्योंकि हम ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की थी इस बेस पे कि डिनोमिनेटर के कौन से फैक्टर्स बने जिसकी वजह से वो टर्मिनेटिंग हो जाए। बेटा ये आपने इसका आंसर खुद बताना है। और इसी तरह 17/500 है 24 MCQs, यही आपका 17 वाला MCQs है, सेम वही है। तो आपने ऊपर भी सॉल्व किया था, बताया था टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब उसके फैक्टर्स 2 होंगे या 5 होंगे। तो इसकी डी ऑप्शन बनेगी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स आर 2, 5 और एंड 2 एंड 5, ठीक है जी, यानी कि 2 और 5 या बोथ, इसके अलावा कोई आता तो फिर मैं कहता ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये था आपके आज के 3rd चैप्टर के भी MCQs जो बेसिकली मैंने आपको टास्क दिया था। तो लाजमी देखिएगा कि किस स्टूडेंट के जो वो बिल्कुल ठीक MCQs उसने अटैम्प्ट किए थे। अच्छा बेटा जी, अब तो हमारा आज का काम ख़त्म होता है, तो बाकी ये है कि आप लोग जो हैं नोट्स वगैरह बनाइएगा लाजमी। और सुना है कि मैंने आन करीब आपके टेस्ट भी आए हैं, तो मेरा बेटा कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम अच्छा से अच्छा आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे। और याद रखिए, हदायत से मुझे याद आया कि याद रखिएगा कि हदायत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही देता है, ये हमारे नबियों के बस में भी नहीं था। अगर हमारे नबियों के बस में होता, हमारे प्यारे नबी करीम जो हमारे अल्लाह के सबसे महबूब नबी हैं, जो हमारे अल्लाह ताला के सबसे प्यारे नबी हैं, तो उस हबीब उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस में भी नहीं था कि वो अपनी कौम को, अपनी उम्मत को हदायत दे सकें। हाँ, हदायत हासिल करने का तरीका उन्होंने ज़रूर बताया। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमें हदायत मिले? तो याद रखना, हदायत तभी मिलेगी कि जब हम कोशिश करेंगे। बिना कोशिश के, मैं अगर आपको कहूँ जी आपका यूनिट 1, 2, 3 का टेस्ट आ रहा है और आप जिस दिन टेस्ट आ रहा है आप अटैम्प्ट करने बैठ जाते हैं, कुछ तैयारी नहीं की हुई है, तो क्या आप उसमें पास होंगे? खुद से पूछिएगा। तो याद रखें, अगर हमने अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे और हम उस हदायत के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। एक बंदा है बहुत ज़्यादा नमाजी, परहेज़गार और आजिज़, आबिद, आजिज़ी में थोड़ी हटा देता हूँ, आबिद भी है, बड़े रोज़े रखता है, लेकिन वो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं है। तो यकीन जानो उसकी ये सारी की सारी इबादत एक तरफ कर दो और माँ बाप की नाराज़गी एक तरफ कर दो, तो माँ बाप की नाराज़गी उसके ऊपर भारी है। ये बात समझ आ रही है? तो जिसने माँ बाप को राज़ी कर लिया, अल्लाह को राज़ी कर लिया। देखें, ये अल्लाह हदायत है ना। तो याद रखिएगा कि जब भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर मांगे, या अल्लाह पाक हमें हदायत दे, या अल्लाह पाक हमें हदायत दे। और एक छोटी सी दुआ और बता दूं जो मैं अक्सर दुआ में शामिल करता हूँ अपनी भी, कि या अल्लाह पाक मैं जो भी काम करूँ या जो भी कदम उठाऊँ, जो भी फ़ैसला करूँ, का दुआ है मेरी कि या अल्लाह वो तेरी रज़ा के मुताबिक हो। तो आप भी ये दुआ लाजमी किया करें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।